नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फिस्कल पॉलिसी की, राजकोषीय नीति की। मेरे बहुत से व्यूअर बहुत दिन से मुझसे डिमांड कर रहे थे कि राजकोषीय नीति के ऊपर आप एक वीडियो अपलोड करिए। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा राजकोषीय नीति क्या है और राजकोषीय नीति के फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। फिर हम इस पे ये चर्चा करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फिर हम इस पे चर्चा करेंगे कि कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, जिसे किन्स ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर आपसे मैं चर्चा करूंगा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, संकुचित राजकोषीय नीति क्या होती है, और फिर मैं बात करूंगा एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब विस्तारवादी राजकोषीय नीति क्या होती है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, देखिए जो शब्द फिस्कल है ये फिस सबसे FISC फिस्क सबसे बना हुआ है, और फिस्क का मतलब होता है स्टेट ट्रेजरी, राज्य का जो है ट्रेजरी। और फिस्कल पॉलिसी का मतलब ऐसी पॉलिसी जो स्टेट ट्रेजरी का यूज करके कुछ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को टैकल करना चाहती है। तो राजकोषीय नीति एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि सरकारी ट्रेजरी का प्रयोग करके कुछ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक गोल है, उसको टैकल करना चाहती है। जब मैं कहता हूं स्टेट ट्रेजरी, इसका मतलब है सरकार का धन, मतलब सरकार खर्च करेगी, सरकार कहीं ना कहीं से उधार लेगी और सरकार कहीं ना कहीं से करारोपण करेगी। तो जब सरकार अपने धन का, अपने ट्रेजरी का उपयोग कुछ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए करती है तो इसको हम राजकोषीय नीति कहेंगे। दोस्तों अगर आप क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पास जाइए और उनके विचारधारा को पढ़िए तो आपको बिल्कुल क्लियर कट पता लगेगा कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो लेसर फेयर की बात करते थे। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मत था कि गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए वो एक पुलिस स्टेट के रूप में होना चाहिए। गवर्नमेंट एक रात्रि रक्षक राज्य हो, वो सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल इम्बैलेंसेज के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, टैकल करे। अगर सरकार अपने कामों को बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स की जरूरत पड़ेगी और टैक्स लगाने से कहीं ना कहीं जनता का शोषण होता है, और कई बार आप देखेंगे कई क्रांतियां उत्पन्न हो गई इस टैक्सेशन के कारण। इसीलिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था लेसर फेयर, सरकार को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत ही मिनिमम हस्तक्षेप करना चाहिए। जब सरकार हस्तक्षेप कम करेगी तो वहां जो राजकोषीय नीति होगा उसका दायरा बहुत ही संकुचित होगा, बहुत ही कम होगा। इसीलिए आप क्लासिकल राजकोषीय नीति को, क्लासिकल फिस्कल पॉलिसीज को आप न्यूट्रल मान सकते हो, वहां पे गवर्नमेंट की कोई इस तरह की भूमिका नहीं है। लेकिन जब 1930 में वर्ल्ड में महामंदी आई, वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन, GDP लगातार घटता गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया, शेयर मार्केट 80% तक गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट 25%, GDP 30% डिक्लाइन कर गया, ऐसे में महानायक के रूप में उभरे किन्स ने यह बताया कि फिस्कल पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फिर से पुनः रिस्टैब्लिश करने के लिए। किन्स ने कहा कि गवर्नमेंट अपने एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा करे, गवर्नमेंट को ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है, डिमांड बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक गवर्नमेंट एक्टिव और प्रोएक्टिव रोल नहीं प्ले करेगी तब तक वर्ल्ड इस रिसेशन से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए आप कह सकते हो कि राजकोषीय नीति की अगर आप विधिवत शुरुआत मानेंगे तो किन्स के समय से ही माना जाएगा, क्योंकि किन्स वो पहले इकोनॉमिस्ट थे जो गवर्नमेंट के रोल को, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बढ़ाने की बात करते थे। जबकि किन्स के पहले के सारे इकोनॉमिस्ट आप देखोगे गवर्नमेंट के रोल को बड़ा मिनिमल करने की बात करते थे। आज भी मोदी जी कहते हैं ना कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, तो यहां पर भी वही चीज है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि गवर्नमेंट आर्थिक क्रियाकलापों में कम से कम भूमिका अदा करे और सब कुछ मार्केट के ऊपर छोड़ दे। जो इनविजिबल हैंड है, अदृश्य हाथ है, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेज है, वो सब कुछ रिस्टेब्लिश करता है, सब कुछ अच्छा करता है। ऑटोमेटिक एक प्रोसीजर है जो कि सब कुछ इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लेके आता है। बट किन्स के समय से आप देखोगे फिस्कल पॉलिसी का रोल बहुत ज्यादा इनहांस हुआ, क्योंकि वर्ल्ड ग्रेट रिसेशन को बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट की भूमिका बहुत ही ज्यादा सराहनीय रही। तो यहां पे आप समझ चुके हैं फिस्कल पॉलिसी, मैंने कहा कि ऐसी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कुछ सर्टेन गोल को अचीव करना चाहती है बाय गवर्नमेंट ट्रेजरी यूज। तो यहां पे देखो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, देखिए दो तरह की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हमेशा की जाती है। एक जो है बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट्स होगा फिस्कल पॉलिसी,
पॉलिसी और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब ये होता है समष्टि भावी जो है जो पॉलिसीज हैं, नीति हैं, वो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, ये ऐसी नीतियां होती हैं जो पूरे इकोनॉमिक को ध्यान में रख के पूरे इकोनॉमिक को प्रभावित करती हैं। ये किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को नहीं प्रभावित करेगी। जो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए लेके गवर्नमेंट आती है। जैसे मान लो एग्रीकल्चर पॉलिसी है तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगी, ट्रेड पॉलिसी है तो ट्रेड को प्रमोट करेगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक तरह से तो इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, माइक्रो लेवल से बढ़ के मैक्रो इकोनॉमिक पूरे देश के लेवल पे है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, जो ये पूरे के पूरे इकोनॉमी के हर सेगमेंट को, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा और फिस्कल पॉलिसी के द्वारा किसी एक स्पेसिफिक एक गोल को अचीव नहीं करना चाहते हो, पूरे देश का जो समस्त भावी गोल है उससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करें कि फिस्कल पॉलिसी के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार एक कंपटीशन में पूछा जाता है। फिस्कल पॉलिसी के राजकोषीय नीति के 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों गवर्नमेंट टैक्सेशन, सरकारी कर। दूसरा है सरकारी करारोपण या सरकारी कर। दूसरा एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। और तीसरा इसका इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट पब्लिक बारोइंग, सरकारी उधारी। ये 3 जो है इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक तो सरकारी करारोपण, दूसरा सरकार का खर्च और तीसरा पब्लिक बारोइंग। 3 प्योर फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के अगर आप कहोगे तो कॉमन है, दोनों के बाउंड्री पे खड़ा है, वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर रहा था। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब जब सरकार के खर्चे उसके इनकम से ज्यादा हो तो गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेके या फिर नई करेंसी को प्रिंट करके उस खर्च को पूरा करे। तो इसे आप मान सकते हो फिस्कल पॉलिसी का भी इंस्ट्रूमेंट्स और मॉनेटरी पॉलिसी का भी इंस्ट्रूमेंट मान सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिकली 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट। नोट कर लीजिए, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी के सिर्फ 2 ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक मनी सप्लाई, चेंज इन मनी सप्लाई, और सेकंड चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जबकि फिस्कल पॉलिसी के 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बारोइंग। और जो मैंने कहा कि एक और भी इंस्ट्रूमेंट्स है डेफिसिट फाइनेंसिंग, वो दोनों के बाउंड्री पे है, ना वो प्योर फिस्कल पॉलिसी है ना वो प्योर मॉनेटरी पॉलिसी है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों अलग अलग है। देखिए फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही होती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट मनी सप्लाई को बढ़ा रही होती है। तो माना जाता है कि प्योर फिस्कल पॉलिसी वो होगी जो गवर्नमेंट के खर्च को तो बढ़ाए बट मनी सप्लाई को कांस्टेंट बनाए रखे। तो फिस्कल पॉलिसी का प्रभाव मनी पे यहां पे ना पड़े। लेकिन अगर आप देखोगे डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो मैंने कहा कि सरकार आरबीआई से या सेंट्रल बैंकिंग से बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट करके खर्च कर दे, दैट इज द पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि यहां गवर्नमेंट खर्च कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, बट इससे मनी सप्लाई भी इमीडिएट बढ़ जा रहा है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी भी है। इसलिए कहा जाता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ना वो प्योर मॉनेटरी पॉलिसी है ना वो प्योर फिस्कल पॉलिसी है। कुल मिला जुला कर आप ये समझ लीजिए कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। फर्स्ट इज गवर्नमेंट टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बारोइंग। 3 ये नीतियों के द्वारा गवर्नमेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसको टैकल करना चाहती है। अब प्रश्न है कि गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए यहां पे जो गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब जो गवर्नमेंट के बड़े लक्ष्य हैं, इसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यहां लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव। तो देखिए 3 चीज है मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। पहला चीज क्या है मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता। दूसरा है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। फिर तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, और ये है रिडिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ध्यान से समझिए, ये जो 4 जो टारगेट हैं, जो 4 गोल हैं, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट गोल्स फॉर गवर्नमेंट। कि पहला इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट ये चाहती है कि इकोनॉमी स्टेबल रहे। स्टेबल का मतलब इसमें इन्फ्लेशन और रिसेशन ना हो। इकोनॉमी जो है जो रन करे वो एक स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ करे। ग्रोथ तो हो बट इसमें इन्फ्लेशन ना आए ना इसमें रिसेशन आए। तो इकोनॉमी में रिसेशन को और इन्फ्लेशन को टैकल किए रहना और इकोनॉमी में एक कंटिन्यूअस ग्रोथ को अचीव करना, दैट इज द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आर्थिक जो है स्थिरता होनी चाहिए, इसमें इन्फ्लेशन और रिसेशन के कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए। ये पहला गोल है गवर्नमेंट का, क्योंकि दोनों के बड़े ही एडवर्स इंपैक्ट आते हैं। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बार बार आए, रिसेशनरी प्रेशर आए तो बहुत ज्यादा इसके एडवर्स
प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। दूसरा है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। गवर्नमेंट का एक दूसरा जो है मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं उनको रोजगार मिल जाए। दोस्तों बहुत क्लियर कर समझिए, जब मैं कहता हूं फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सभी को रोजगार मिल जाए, उन्हीं को रोजगार मिल जाए जो रोजगार के तलाश में है। इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में भी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, जो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉलंटरी लोग अपने मन से बेरोजगार हूं भाई, मेरे पास करोड़ों रुपए में कोई काम नहीं करना चाहता हूं, मेरे पापा जो है अरबपति हैं, मैं कोई काम नहीं करता हूं, तो वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। या फिर साइक्लिकल भी हो सकता है, या फिर फ्रिक्शनल हो सकता है। फ्रिक्शनल का कारण क्या हो सकता है कि एक्चुअली में हम एक काम करना चाहते हैं बट कुछ समय के लिए जॉब को क्विट करके दूसरे काम के तलाश में और एक सर्टेन टाइम के लिए बेरोजगार हो जाए। तो ड्यू टू स्ट्रक्चरल काजेज, ड्यू टू वॉलंटरी काजेज, ड्यू टू फ्रिक्शनल काजेज कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है इन द केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट अगर अचीव करना चाहती है, इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग काम के तलाश में हैं उनको सबके सब रोजगार मिल जाए, किसी तरह की इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, मैक्रो इकोनॉमिक गोल फॉर ऑब्जेक्टिव द फुल एम्प्लॉयमेंट अटेनमेंट। एंड थर्ड इज इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट चाहती है कि अनवरत जीडीपी और जीएनपी बढ़ते रहे। अगर जीडीपी जीएनपी बढ़ता रहेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ता चलेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा। तो एक बहुत बड़ी एक टारगेट है मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के रूप में कि जीडीपी और जीएनपी को अनवरत बढ़ाया जाए, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को किया जाए। और रीडिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए कि बड़े से छोटे के तरफ मतलब इनकम का फ्लो किया जा सके, इसको भी डेवलपमेंट के पाथ में लाया जा सके, विकास की बूंदें इसके ऊपर भी पड़े। तो यहां पे आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि जो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स हैं गवर्नमेंट की, जो बड़े गोल हैं वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार को सुनिश्चित करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी जीएनपी को लगातार बढ़ाना, रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण करना। तो अगर देखिए, अगर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के द्वारा, राजकोषीय नीति के द्वारा इस गोल को अचीव करना चाहती है, तो जब गवर्नमेंट सरकारी टैक्सेशन के द्वारा, एक्सपेंडिचर के द्वारा या फिर पब्लिक बारोइंग के द्वारा इस गोल को अचीव करना चाहे तो इसी को आप कहते हो राजकोषीय नीति। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब स्टेट ट्रेजरी का यूज करके गवर्नमेंट सर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल को अचीव करना चाहती है, दैट विल बी द फिस्कल पॉलिसी। इसका मतलब जब सरकार, गवर्नमेंट टैक्सेशन लगा के, कर को घटा के या बढ़ा के, इसी तरह पब्लिक एक्सपेंडिचर को घटा के या बढ़ा के, या फिर बारोइंग को एडजस्ट करके जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के गोल को, फुल एम्प्लॉयमेंट के गोल को, इकोनॉमिक ग्रोथ के गोल को और रिडिस्ट्रीब्यूशन के ग्रोथ को प्राप्त करना चाहे तो दैट विल बी फिस्कल पॉलिसी। ये राजकोषीय नीति होगी। और राजकोषीय नीति आप जानते हैं ये गवर्नमेंट की एक तरह से बात है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। यहां पे देखिए, अब जो फिस्कल पॉलिसी है उसको पहला कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी, देखिए किन्स की जो फिस्कल पॉलिसी है उसको हम कहते हैं कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी, क्षतिपूरक राजकोषीय नीति। किन्स का मानना था कि जो रिसेशन था, वर्ल्ड ग्रेट रिसेशन, डिप्रेशन, उसमें जो प्रॉब्लम थी वो थी कंजम्पशन डिमांड कम हो गया था, इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो गया था। अगर लोगों ने अपना एग्रीगेट डिमांड कम कर दिया है, चीजें बिक नहीं पाएंगी, डिमांड कम होने की वजह से चीजें बिक नहीं पाएंगी, अनसोल्ड स्टॉक होगा, और अनसोल्ड स्टॉक होगा तो कोई भी एंटरप्रेन्योर आगे नहीं आएगा, चीजों का प्रोडक्शन नहीं करेगा, ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, जीडीपी घटती जाएगी। तो किन सबसे पहले इकोनॉमिस्ट थे जो कहते थे कि इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ा के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, जबकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि कभी भी डिमांड की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई के लिए प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन किस ये पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जरूरत है मांग प्रबंधन का, डिमांड मैनेजमेंट का, कुछ ऐसा करिए जिससे कि डिमांड बढ़ाई जाए। तो डिमांड कैसे बढ़ाई जा सकती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा के। जब गवर्नमेंट क्या करे, डेफिसिट का बजट बना ले, टैक्स जो है वसूला और उससे भी ज्यादा खर्च किया, जितनी उसकी इनकम है, रेवेन्यू है, उससे भी ज्यादा गवर्नमेंट खर्च करे, डेफिसिट का बजट बनाए और लोगों के हाथ तक पैसे को पहुंचाए, किसी ना किसी तरह से सड़क बनाए, पुल बनाए, रेलवे का कंस्ट्रक्शन करे। जितना ज्यादा गवर्नमेंट इकोनॉमी में खर्च करेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे और वो डिमांड को बढ़ाएंगे, और डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो किन्स का जो ये फिस्कल पॉलिसी था, इसको हम बोलते थे कंपनसेटरी। कंपनसेटरी का मतलब है लोगों को कंपनसेट करना। अब दो तरह से कर सकते हो आप, अगर इकोनॉमी में रिसेशनरी ट्रेंड चल रही है, लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो उनके पास पहुंचे पैसे को पहुंचा के, लिक्विडिटी को इंजेक्ट करके उनके हाथ में पैसा दो। गवर्नमेंट जो है, जो बजट है वो डेफिसिट का बनाए, जितनी इनकम है उससे बहुत ज्यादा खर्च करे, कहीं से बारोइंग कर ले,
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन मांग ले, अपनी संपत्तियों को सेल कर सकती है किसी भी तरीके से। अगर अपने इनकम से ज्यादा वो खर्च करेगी तो ये कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होगा डेफिसिट के बजट का। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि मामला उल्टा है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स है, तो गवर्नमेंट उल्टा कर सकती है। गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा सकती है और खर्चे को कम कर सकती है, ताकि इकोनॉमी में लोगों की परचेजिंग पावर को घटाया जा सके, लोगों से पैसे को छीना जा सके, जिससे कि वो कम खर्च कर सके और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो जाए। तो देखो, कंपनसेटरी का मतलब है क्षतिपूर्ति करना। अब क्षतिपूर्ति पॉजिटिव सेंस में भी आप ले सकते हो और निगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब मेरा ये है यहाँ पे सिर्फ कहने का मतलब कि आप जो बजट है वो डेफिसिट का भी बना सकते हो, मतलब रेवेन्यू से ज्यादा खर्च, या सरप्लस का बना सकते हो, रेवेन्यू से कम खर्च। तो अगर रिसेशनरी ट्रेंड चल रही है तो वहां पे आप डेफिसिट का बजट बनाओगे, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड चल रही है, बूम की स्थिति है, तो वहां पे आप जो है सरप्लस का बजट बनाओगे, जितनी आपको पैसा मिला उससे भी कम खर्च करो और इकोनॉमी से पैसे को निकालो। तो इसको आप कहते हो ना कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी, और ये क्षतिपूरक राजकोषीय नीति, ये जो किन्स ने दिया था। फिर देखिए एक है, ये जो है बड़ा, देखिए यूपीएससी में भी पूछा गया है, अगर आप चीज को ध्यान दें, ये है आपका कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कंट्रैक्शनरी का मतलब है संकुचित राजकोषीय नीति, और दूसरा है एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, ये है विस्तारवादी राजकोषीय नीति। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को आप टाइट फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हो, टाइट या हार्ड, टाइट फिस्कल पॉलिसी भी आप इसको कह सकते हैं। टाइट फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट लिक्विडिटी को कम करे, कंट्रैक्ट करे, लोगों को गवर्नमेंट चाह रही है कि ज्यादा इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आया है और किसी तरह से डिमांड को कम करना है, तो ऐसे में गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शनरी फिस्कल पॉलिसी या टाइट फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करती है। अब ऐसे में क्या करेगी गवर्नमेंट? क्या करेगी, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, बहुत ध्यान से समझिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ऐसे में घटा देगी, जो गवर्नमेंट टैक्सेशन है उसको बढ़ा देगी, पब्लिक बारोइंग है उसको बढ़ा देगी। देखिए कई बार प्रश्न यूपीएससी में पूछा, बढ़ा देगी। कंट्रैक्शनरी का मतलब है कि इकोनॉमी से पैसे को निकालना चाहेगी, तो खर्च कम करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है उसमें कम करेगी, जो डायरेक्ट बेनिफिट देती है आपको कम करेगी, सब्सिडी कम दे देगी और टैक्स ज्यादा लगा देगी। अब टैक्स ज्यादा लगा देगी तो आपके हाथ का पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अब पब्लिक बारोइंग ज्यादा कर लेगी तो लोगों का पैसा गवर्नमेंट के पास चला है। तो जब गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी में बूम की सिचुएशन है, बूम या बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है और लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ऐसे में क्या करती है? कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आती है। उल्टा एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, जब इकोनॉमी में रिसेशन है, गवर्नमेंट को लग रहा है मंदी आ गई है, डिमांड कम हो गया है, उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं, तो अभी आपने देखा कोविड के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात कर रही थी। ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सपेंडिचर को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बहुत बढ़ा देगी, टैक्स को कुछ घटा देगी, पब्लिक बारोइंग जो है, पब्लिक बारोइंग कम करेगी। ओके, तो इस तरीके से जब गवर्नमेंट खर्च ज्यादा करे ताकि इकोनॉमी में लोगों के पास तक लिक्विडिटी पहुंचाया जाए, एडजस्ट किया जा सके, तो इसको आप कहते हो विस्तारवादी राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति जो है हो सकता है एक्सपांशनरी, एक्सपांशनरी का मतलब होता है विस्तारवादी, और इसको ईज एक तरह से ढील देना भी आप समझ सकते हैं, सॉफ्ट फिस्कल पॉलिसी भी आप इसको कह सकते हो। दूसरा टाइट या फिर जो है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हो सकती है, जिसमें गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम करती है। तो दोस्तों ये जो राजकोषीय नीति है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में किस तरीके का अंतर्द्वंद है और क्या माना जाता है कि क्या दोनों जो पॉलिसी है वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव पॉलिसी के रूप में है या फिर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी के रूप में। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, जो दो मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसमें किस तरह का अंतर संबंध है। तो दोस्तों आपने यहां पे सीख लिया राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति के इंस्ट्रूमेंट्स और इस मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को कैसे गवर्नमेंट इससे प्राप्त करती है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, अब रोजगार को बढ़ाना है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इन जो इंस्ट्रूमेंट्स इसका यूज कर सकती है। गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन कम कर सकती है, अब एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है। अब जब सरकार एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो मान लो बुलेट ट्रेन चलाने लगे, मेट्रो ट्रेन के ऊपर काम करने लगे, सड़कें बनवाने लगे, नेशनल हाईवे, तो क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका इकोनॉमिक जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसी से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगा। रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ज्यादा जो है डायरेक्ट टैक्स लगा देगी धनिक लोगों के ऊपर, लग्जरियस प्रोडक्ट के ऊपर, और उस पैसे को सब्सिडी के फॉर्म में जो है गरीबों को दे सकती है। तो ये जो गोल्स है मैक्रो इकोनॉमिक, वो इस टूल्स के माध्यम से, जो तीनों इनके इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से उससे टैकल किया जा सकता है। तो ये आपको जहां तक अब मैं समझ रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, और ये गवर्नमेंट की एक्टिविटी से संबंधित पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट करारोपण के द्वारा, एक्सपेंडिचर के द्वारा, पब्लिक बारोइंग के द्वारा इसे अचीव करना चाहती है। तो दोस्तों आज जो है
दशहरा है और इसमें जो है कोई भी पर्व, भारतीय पर्व जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और अभी आपने देखा पितृपक्ष चल रहा था और उसके बाद पूरा का पूरा जो है आपने देखा कि माँ का वंदना की, हम लोग दुर्गा जी की आराधना किए और पूरा नवरात्रि लोग व्रत रहे। और आप लोगों ने सबसे जो बड़ी बात है इन त्योहारों का विशेष स्थान है हमारे जीवन में। ये त्यौहार जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आते हैं, आपके मन से कुछ अंधियारों को हटाने के लिए आते हैं। प्रत्येक मनुष्य के मन में, प्रत्येक व्यक्ति के पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ डिमेरिट होती है। कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो वही है एब्सोल्यूट ईश्वर भगवान। तो अगर आप किसी भी एक त्यौहार में अपनी एक ऐसी आदत को छोड़ दें, कम करना चाहें, ढेर सारी बुरी आदतें हैं उसमें से एक को अगर आप छोड़ दें जो कि आपको आईएएस बनने से रोक सकता है, जो कि आपको अपने गोल को अचीव करने में रोक सकता है, तो इन त्योहारों का महत्व आपके लिए बहुत बड़ा है। मैं हमेशा कहता हूं कि त्यौहार तो सबके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक एस्पिरेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट त्यौहार होता है। ये त्यौहार आता है जो आपको अंदर से जगाता है, आपके अंदर में उजियाला लेके आता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं इस त्योहारों से आपको सबक लेनी चाहिए, इस त्यौहार से आपको सीखना चाहिए। अपने अंदर के एक रावण को खत्म करिए। रावण तो हर जगह विद्यमान है, अगर विद्यमान नहीं होता तो हर साल उसका पुतला आप क्यों फूंकते हैं। तो आपके अंदर जो एक छोटी सी बुराई है, जो आपको छोटी सी बुराई आईएएस बनने से रोक सकती है, आपको कैरियर को अचीव करने से रोक सकती है, तो आज ये प्रण लें कि उस बुराई को आप जो है डिलीट करेंगे अपने आप से और अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। तो आप आज हमारे साथ साथ ये जरूर शपथ लीजिए कि हम लोग मिलके आज अपने अंदर के एक रावण को जरूर खत्म करेंगे। ईश्वर आपके साथ है, राम हमेशा आपके साथ है, आपको हमेशा जगाता रहता है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए प्रेरित करता रहता है। आप देखिए ना, कभी भी आप अंतर्द्वंद में फंस जाते हैं तो आपके अंदर एक राम है जो आपको कहता है कि आप हमेशा सत्य के पथ पे आगे बढ़ो, और एक रावण है जो हमेशा कहता है कि आप गलत कामों करो। तो आज जो है हम लोग राम को जिताएंगे, अपने अंदर से एक बुराई को खत्म करेंगे और हम लोग अपने क्षमताओं का पूरा उपयोग करेंगे ताकि हम लोग भी अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को, मैक्रो इकोनॉमिक गोल को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।